देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में आपने अभिक्रियाओं के प्रकार जिसमें ऑक्सीडेशन, अपचयन और रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा है, उसी के आगे हम आप बात करेंगे कि और अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। चौथे नंबर की रिएक्शन है जिसे हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वह अभिक्रिया होती है जिसमें कोई अभिक्रिया संपन्न होने पर यदि ऊष्मा बाहर निकलती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अर्थात वह अभिक्रिया जिसके संपन्न होने में ऊष्मा बाहर निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, इस दौरान 94 किलो कैलोरी ऊर्जा बाहर निकलती है। या हम हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण करें, अमोनिया का निर्माण करते हैं तो इस दौरान 22.4 किलो कैलोरी ऊर्जा बाहर निकलती है। तो ये क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दूसरा होता है, अगला है 5वां नंबर, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के लिए ऊष्मा बाहर से देनी पड़ती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। आपको बता दें कि वियोजन जो होता है एक प्रकार की ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यही है अमोनिया। इस अमोनिया को यदि हम तोड़ना चाहें तो हमें 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा बाहर से देनी पड़ेगी। ऊष्मा बाहर से देनी पड़ेगी। दूसरा एग्जाम्पल जरूरी नहीं है कि यही हो, और एग्जाम्पल देखें। मान लेते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड है। हाइड्रोजन आयोडाइड का यदि वियोजन करना चाहिए तो इसके तोड़ने के लिए हमें 3 किलो कैलोरी ऊष्मा देना पड़ेगा। ऊष्मा। अब आपको दोस्तों बहुत जगह ये मिलेगा लिखा हुआ कि यहाँ पर G लिखा मिलेगा, या S लिखा मिलेगा, या L लिखा मिलेगा। यहाँ पर इसमें इस केस में G लिखा। G का मतलब ये गैसियस स्टेट में रिएक्शन हो रही है। इसमें भी G लिखा मिलेगा नीचे यहाँ पर, तो गैसियस स्टेट में है। अर्थात हाइड्रोजन आयोडाइड भी गैसियस स्टेट में है, और ये हाइड्रोजन और आयोडीन ये भी गैसियस स्टेट में है, अर्थात गैसीय अवस्था में है। जब S लिखा रहता है तो वह सॉलिड स्टेट में है, यदि L लिखा है तो वह लिक्विड स्टेट में है। तो आप यह देख रहे हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर से देनी पड़ती है। तो वियोजन हमेशा याद रखें, वियोजन एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। इतनी बात समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखिए और कुछ चीजें आपको बता दें। छठा नंबर है वियोजन ही देख लेते हैं। वियोजन क्या है? इंग्लिश बोलते हैं डिसोसिएशन। वियोजन। और एक चीज और होता है, और बता दूं, अपघटन। दो चीज, दोनों में बहुत करीबी संबंध होता है लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। अपघटन इंग्लिश में बोलते हैं इसके डीकम्पोजिशन का समझ में आ रही। लेकिन दोनों चीजें समझने से पहले आपको कुछ अभिक्रियाओं के बारे में जानना होगा, जिनको हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इंग्लिश बोलते हैं इसको रिवर्स विल रिएक्शन। और एक होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इंग्लिश बोलते हैं इसको इरिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से। दोनों को जान लीजिए, फिर इसको आप जानिए। देखिए हम यहाँ पर देखें, अभी हमने बताया कि यहाँ पर हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण हो रहा है। अमोनिया और इस दौरान ऊष्मा बाहर निकलती है 22.4 किलो। अगर याद है तो लिख दीजिए, नहीं याद है तो ऊष्मा पर लिख। खैर यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं कि
तो 4 किलो कैलोरी उसमें बाहर निकलती है। तो ऐसी स्थिति में आप यह जाने कि अब क्रिया हमने ऐसे सीधा सीधा एक एरो बना दिया, लेकिन ये इसमें वास्तव में ऐसा नहीं होता, बल्कि ये दोनों दिशाओं में क्रिया होती है। अर्थात ये क्रिया आगे की तरफ भी हो, इसकी सांद्रता बढ़ेगी इधर हो जाएगी, इसकी सांद्रता बढ़ेगी, अर्थात अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगी जब क्रिया आगे की तरफ होगी, अभिकारक की सांद्रता अगर घटेगी, उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी तब क्रिया इधर होगी। अर्थात वह क्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है, इधर भी होती है इधर भी होती है, उसे हम उत्क्रमणीय क्रिया या रिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे यहीं पर है, तो ये यहाँ पर देखें हाइड्रोजन और आयोडीन के संयोग से हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, तो ये भी एक प्रकार की उत्क्रमणीय क्रिया है। क्या है? उत्क्रमणीय क्रिया है। या यहीं पर इसमें देखें तो ये भी एक प्रकार की उत्क्रमणीय क्रिया है। बात समझ में आ रही? तो आप देख लीजिए कि वियोजन जो होता है, वियोजन और अपघटन में यही अंतर है। तो एक चीज और समझ, अनुत्क्रमणीय क्रिया, इसे भी जान लीजिए, फिर इसे बताते हैं। अनुत्क्रमणीय क्रिया वह क्रिया होती है जो केवल एक ही दिशा में होती है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो इस अभिक्रिया को हम, ये अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है, इसे हम कहेंगे कि यह अनुत्क्रमणीय क्रिया है। जो एक ही दिशा में हो उसे हम उत्क्रमणीय क्रिया, जो दोनों दिशाओं में हो उसे उत्क्रमणीय क्रिया, जो एक ही दिशा में हो उसे अनुत्क्रमणीय क्रिया कहते हैं, अर्थात उसे इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जो दोनों दिशाओं में हो उसे रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही? अब देखिए दोनों में अंतर समझ लीजिए। कभी कभी आपको इकट्ठा लिखा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, दोनों अलग अलग होता है। वियोजन एक उत्क्रमणीय क्रिया, अर्थात वह उत्क्रमणीय क्रिया जिसके संपन्न होने पर कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है, उसे हम वियोजन कहते हैं। अर्थात वह उत्क्रमणीय क्रिया जिसके संपन्न होने पर कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, उसे हम वियोजन कहते हैं। जैसे ये दोनों एग्जाम्पल दिए हुए, अमोनिया है, अमोनिया जो है इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जा रही है, तो एक प्रकार की वियोजन क्रिया है। अपघटन की बात करें तो अपघटन जो है एक अनुत्क्रमणीय क्रिया है जिसके संपन्न होने पर कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट को यदि हम हीट कर दें तो यह पोटेशियम नाइट्राइट में टूट जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट से पोटेशियम नाइट्राइट में टूट जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट से पोटेशियम नाइट्राइट में टूट जाता है। अब देखिए एक चीज और बता दें, और दूसरा एग्जाम्पल देखें, जरूरी नहीं कि ये एग्जाम्पल, अमोनियम नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट को यदि हीट कर दें, गर्म कर दें, डेल्टा ताप दे दें, तो यह अमोनियम नाइट्राइट में टूट जाता है। अमोनियम नाइट्राइट में टूट जाता है। तो ये एक प्रकार का अपघटन। अब देखिए, अगर हम ऊष्मा के द्वारा इसे तोड़ते हैं तो ऊष्मीय अपघटन होगा, अगर विद्युत के द्वारा इसे तोड़ते हैं तो इसे विद्युत अपघटन कहते हैं। उसी आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई होगी। तो वियोजन क्या है, अपघटन क्या है, दोनों में क्या अंतर होता है, उत्क्रमणीय क्रिया क्या है, अनुक्रमणीय क्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपीय क्रिया क्या है, ऊष्माशोषीय क्रिया क्या है, इसके बारे में आपने जान लिया है। तो इस तरह से 9 प्रकार की क्रियाओं के बारे में आपने जान लिया है। अगली क्लास में हम आपको अन्य जो क्रियाओं के प्रकार है उसके बारे में भी हम